दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के चैप्टर 123 में कहानी का पूरा ध्यान वेस्टर्न नेशंस काउंसिल पर है, जहां रिमेरू की मुलाकात हिनाटा से होती है और दोनों ईस्टर्न एम्पायर के हालात और अलग-अलग देशों के इरादों पर चर्चा करते हैं। टेम्पेस्ट का इस काउंसिल में शामिल होना इंसानों और मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर जीने वाले को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर को और मजबूत बना सकता है। लेकिन इंसानों के लिए मॉन्स्टर्स को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। रेमेरू फायदों को देखते हुए बेनीमारू को समझाता है कि थोड़ी बहुत रूड बातें सुननी पड़े तो गुस्सा मत करना। लेकिन जब काउंसिल शुरू होती है तो रेमेरू खुद अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में एक मेज को लात मारकर हवा में उड़ा देता है, जो टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। आयरनी ये है कि जिसने बेनीमारू को शांत रहने की सलाह दी थी, वही रेमेरू सबसे पहले गुस्सा कर बैठता है। तो अब लौटते हैं 4 घंटे पहले, जब रेमेरू और उसके साथी असेंबली हॉल पहुंचे थे। छोटे देशों के पार्लियामेंट मेंबर्स टेम्पेस्ट के ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए थे और वे रेमेरू से काफी फ्रेंडली तरीके से मिले। रेमेरू ने सोचा, वाह, ये तो सरप्राइजिंगली वेलकमिंग है। लेकिन तभी बड़े देशों के पावरफुल पॉलिटिशियंस आ धमके और उन छोटे देश के नेता को बीच बातचीत में ही हटा दिया। फिर रेमेरू से उल्टा सीधा रेकलेस बातें करने लगे। रेमेरू ने सोचा, झंझट क्यों मोल लेना, और बस टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में कह दिया, वील डू आवर बेस्ट। लेकिन अंदर से बेनीमारू गुस्से से जल रहा था। यहीं से शुरुआत हुई उस माहौल की जिसमें काउंसिल शुरू होने से पहले ही टेंशन की हवा बन चुकी थी। काउंसिल की शुरुआत होते ही रेमेरू खुद को चेयरमैन की सीट पर बैठा पाता है, जहां से हर सदस्य उसकी हर हरकत को साफ देख सकता है, जैसे सब उसका इंसान और मॉन्स्टर दोनों रूपों में आकलन कर रहे हों। मीटिंग का पहला मुद्दा था टेम्पेस्ट मेंबरशिप, और चर्चा सीधी सीधी बातों पर आकर टिक गई। इसमें शामिल होने के लिए 3 शर्तें रखी गईं। पहली, कंप्लायंस विद इंटरनेशनल लॉ, यानी टेम्पेस्ट को बाकी देशों के कानूनों के हिसाब से चलना होगा। दूसरी, ओपन द मार्केट, टेम्पेस्ट को अपना व्यापारिक बाजार सभी के लिए खोलना होगा। और तीसरी, प्रोविजन ऑफ मिलिट्री पावर, ताकि मॉन्स्टर खतरों से निपटा जा सके और ईस्टर्न एम्पायर पर नजर रखी जा सके। रेमेरू अब इस काउंसिल में न सिर्फ एक मॉन्स्टर किंग है, बल्कि एक असली राजनेता की तरह परीक्षा दे रहा है। असल में काउंसिल का मकसद टेम्पेस्ट से फायदा उठाना ही था। रेमेरू को बिना सोचने का मौका दिए चेयरमैन ने सीधा पूछा, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस, और साथ ही दस्तावेज पर साइन करवाने की कोशिश की। लेकिन रेमेरू के पास प्रोफेसर राफेल है, जिसने पल भर में पूरे डॉक्यूमेंट को समझ लिया, उसमें मौजूद लूप होल्स और ऑल्टरनेटिव्स पकड़ लिए। बेनीमारू ने तो चेयरमैन को ऐसा मर्डरस ग्लेयर दिया जैसे अभी टुकड़े टुकड़े कर देगा। रेमेरू ने कामली कहा, थोड़ा वक्त दीजिए कंसिडर करने के लिए। और फिर 3 घंटे तक काउंसिल उसी डॉक्यूमेंट की रेमेरू वेरीफाइड वर्जन को रिव्यू करने में फंसी रही। मीटिंग दोबारा शुरू होते ही इन लोगों ने रेमेरू के सामने एक और अजीब सा डॉक्यूमेंट रख दिया, जिसे वे रिक्वेस्ट लेटर कह रहे थे। और जब रेमेरू ने उसे चेक किया तो, और इसी तरह कहानी लौटती है उसी गुस्से भरे सीन पर जहां रेमेरू आपा खोकर मेज को लात मारकर तोड़ देता है। लॉल। असल वजह थी वो रिक्वेस्ट लेटर, जिसमें काउंसिल की मांगें साफ लिखी थीं। पहली, इनग्रासिया में मैजिकल ट्रेन बनेगा जिसकी कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट पूरी तरह टेम्पेस्ट उठाएगा। दूसरी, टेम्पेस्ट को हाई क्वालिटी वेपन्स देने होंगे ताकि वेस्टर्न देशों की मिलिट्री और मजबूत हो सके। तीसरी, टेम्पेस्ट का अंडरग्राउंड लैबिरिंथ मानवता की धरोहर माना जाएगा और उसके मैनेजमेंट में काउंसिल भी दखल देगा। और चौथी शर्त तो सबसे ज्यादा इंसल्टिंग थी। काउंसिल में शामिल होने के लिए सालाना भारी रकम देनी होगी और काउंसिल का हिस्सा सिर्फ इंसान ही बन सकते हैं, मॉन्स्टर्स नहीं। यहीं पर रेमेरू का गुस्सा फूट पड़ा और सीन वहीं पहुंच गया जहां से चैप्टर की शुरुआत हुई थी। सच कहें तो ये पूरा रिक्वेस्ट लेटर सचमुच गार्बेज कंटेंट था। अगर दियाब्लो वहां मौजूद होता तो शायद सारे काउंसिल मेंबर्स की जान ले लेता। लॉल। असल में रेमेरू उन लॉ मेकर्स का सामना कर रहा था जिन्होंने ये बेवकूफ़ी भरा डॉक्यूमेंट बनाया था। बाहर से रेमेरू ऐसा वाइब दे रहा था जैसे किसी भी पल इन घमंडी काउंसिल मेंबर्स को मार डालेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि इस मुश्किल हालात को कैसे सुलझाया जाए। मगर उसकी यही बेचैनी उसके काम आ गई, क्योंकि तभी प्रोफेसर राफेल ने घोषणा की, हमने मेंटल इंटरफेरेंस को कंफर्म कर लिया है। यानी काउंसिल मेंबर्स किसी और के कंट्रोल में थे। रेमेरू ने तुरंत एक्शन लिया और उस इंटरफेरेंस को खत्म कर दिया। रेमेरू के सिग्नल देते ही वो जादुई कंट्रोल हट गया और लॉ मेकर्स असल में अपने सेंसेस में लौट आए। अब वो खुद रिक्वेस्ट लेटर पर आपस में झगड़ने लगे क्योंकि उसका कंटेंट सचमुच बेहुदा था। पूरा हंगामा देखकर हिनाता बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रही और मन ही मन सोचा, खैर आखिर में सब ठीक ही हो गया। लॉल। लेकिन तभी असेंबली हॉल का दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर आया एक बेहद मूर्ख आदमी, राइनर, जो किंगडम ऑफ इनग्रासिया का नाइट कमांडर है।
उसने रिमुरु की ओर उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने आप को डीमन लॉर्ड कहते हो? सिर्फ 3 अटेंडेंट्स के साथ इतने घमंड में रहना तुम्हारे लिए शर्म की बात है। उसकी अब्यूसिव बातें सुनकर माहौल ही नेशनल डिस्ग्रेस बन गया। लेकिन प्रोफेसर रफायल ने तुरंत एनालाइज कर दिया कि राइनर कोई मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, बस एक सीधा साधा बेवकूफ है। फिर भी राइनर ने अपनी चाल चली। उसने एक ब्रेसलेट निकाला जिसमें ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन जड़ा था, वही आर्टिफैक्ट जो कभी मिलिम ने पहना था। लेकिन दुर्भाग्य से राइनर के लिए जैसे मिलिम को कंट्रोल करना असंभव था, वैसे ही रिमूर पर भी इस बेकार ट्रिक का कोई असर नहीं होने वाला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काउंसिल का एक सदस्य गावन अचानक हंसते हुए बोला, मैंने इन्हें यहां बुलाया है ताकि इन आउटलॉज को सजा दी जा सके। और उसने ठुड्डी से रिमरू की ओर इशारा किया। इतना ही नहीं, गावान ने तो हद ही कर दी। उसने कहा कि यहां मौजूद हर कोई डीमन लॉर्ड रिमरू से डरता है, लेकिन राइनर सम्मा इंग्रासिया का सबसे ताकतवर इंसान है। वो रिमरू को हरा देगा और फिर उस पर शासन करेगा। अगर ऐसा हो गया तो राइनर 8 स्टार डीमन लॉर्ड्स में से एक को अपनी जेब में डाल लेगा और यहां तक कि स्टॉर्म ड्रैगन भी उसके कंट्रोल में आ जाएगा। इस पॉइंट पर गावान की बातें इतनी रेकलेस हो चुकी थीं कि पूरी काउंसिल का माहौल मजाक में बदल गया। काउंसिल की इस बेहुदा हालत में अब प्रिंस एल्रिक भी सामने आ गया, जो पहले हिनाटा के करीब आने की कोशिश कर चुका था और अब गावान के साथ मिलकर उसका साथ दे रहा था। हिनाटा ने उसे ठंडे लहजे में याद दिलाया, मैंने तुम्हें बेवकूफिया करने से रोका नहीं था क्या? लेकिन एल्रिक को राइनर पर इतना भरोसा था कि वो हिनाटा की धमकी से जरा भी नहीं डरा। तभी राइनर ने हिनाटा की ओर देखते हुए रिमरू को ताना मारा, तुम मुझ पर हंस रही हो क्योंकि मैं एक कमजोर डीमन लॉर्ड को भी नहीं हरा सका। शायद तुम तो डरकर भाग गई थी। यहां तक कह दिया कि क्या तुमने डर के मारे पेशाब कर दिया था। इस पल से साफ था कि राइनर की मौत पक्की है, वो भी ब्रूटल तरीके से। लॉल। लेकिन राइनर यही नहीं रुका। उसने हिनाटा की ठुड्डी पकड़कर कहा, तो तुमने वो पद लस्टफुल कार्डिनल को सिड्यूस करके पाया है। अगर तुम मेरी औरत बन जाओ तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। इस पॉइंट पर उसकी मौत सिर्फ कंफर्म नहीं बल्कि उसका ब्रूटल मर्डर सील हो चुका था। इसी बीच गावान भी रिमरू को घूरते हुए कहता है, मुझे डीमन लॉर्ड में भी इंटरेस्ट है और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि ये ब्रेसलेट पहनाने के बाद क्या होगा। यानी साफ था कि उसकी नजर रिमरू के शरीर पर थी और यहां चैप्टर का माहौल पूरी तरह सिक जोक में बदल चुका था। माहौल इतना घटिया हो चुका था कि रिमरू के पूरे शरीर पर गूज बम्स आ गए। तभी एल्रिक के इशारे पर नए इंसान हॉल में दाखिल हुए। इनमें शामिल था ग्रेसफुल ग्लैडिएटर गाय, वही आउटलॉ जो अंडरग्राउंड लैब्रिंथ में नजर आया था। साथ ही आए टीम मिडोरी रैन के सदस्य, जो हमेशा लैब्रिंथ को जीतने के लिए चालें चलते रहते थे। लेकिन सबसे खतरनाक एंट्री थी उस हुडेड आदमी की, जो असल में इनग्रासिया की मशहूर मर्सनरी ग्रुप ग्रीन अपोसल्स वेल्ड का लीडर था। और वैसे वेल्ड वो ग्रुप है जो प्राइमॉर्डियल ग्रीन मिजरी वेल की पूजा करता है। यानी एल्रिक ने सचमुच बेहतरीन सोल्जर्स को रिमरू के सामने उतार दिया, शायद ये सोचकर कि रिमरू उसे हरा सकेगा। लेकिन रिमरू सबको खत्म करने की बजाय चुप रहा, क्योंकि अगर उसने इन्हें मार दिया तो उसकी रेप्यूटेशन खराब हो सकती थी। वैसे भी असली गुस्सा रिमरू से कहीं ज्यादा हिनाटा के अंदर उबल रहा था। असल में हिनाटा यहाँ काउंसिल की तरफ से एक थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद थी, इसलिए वो उन बेवकूफ़ों को नज़रअंदाज करने की पोजीशन में नहीं थी जो मीटिंग को बिगाड़ रहे थे। वैसे एल्रिक का कैंप भी अंदर से टूटा हुआ था। वेल्ट का लीडर और टीम मिडोरी रैन के लोग रिमुरु से पंगा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन एल्रिक, राइनर और गाय अब भी जिद्दी बने रहे और रिमुरु को निशाना बनाने पर अड़े रहे। एल्रिक ने एक बार फिर काउंसिल मेंबर्स को भड़काते हुए कहा, आज और अभी अपना इरादा दिखाओ। क्या तुम वो हीरो बनोगे जो डीमन किंग को हराएगा, या उसके साथ मिलकर मानवता के दुश्मन बन जाओगे? असल में एल्रिक खुद को शेर की आड़ में लोमड़ी बना रहा था, लेकिन रिमुरु और हिनाटा के लिए ना तो राइनर ना ही गाय कभी शेर हो सकते थे। लॉल। चैप्टर का अंत पूरी तरह कियोस में होता है, जहां राइनर और एल्रिक की एंट्री ने माहौल बिगाड़ के रख दिया है। अब अगला चैप्टर इस बात पर टिका है कि इन दोनों की किस्मत क्या होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को।